शुरू करें? चलो देखो क्या क्या है अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में। ऐसा मान के चलो तुमको कुछ भी नहीं आता, अगर जीरो से सीख रहे हो तो भी पूरा चैप्टर अभी शांति से आधे घंटे में सीख जाओगे। एक एक रिएक्शन, एक एक नाम, एक एक स्ट्रक्चर पूरा सीख जाओगे और उसके बाद फिर अपन एमसीक्यूज पे चलेंगे। ठीक है, फोकस करके शांति से सुनो, स्टार्टिंग से जीरो से पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स। ये क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल इज ROH, फिनॉल इज C6H5OH, यानी बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड है ऑल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और ईथर क्या है? ROR-, यानी अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन, फिर अल्काइल ग्रुप। एकदम बेसिक। ठीक है, डिफाइन कैसे करना है? अब डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन रटना नहीं है, बट बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। अल्कोहल कैसे बनाए? एक एल्केन लिया, उसका हाइड्रोजन हटाया और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव लगा दिया। वन और मोर मतलब एक हाइड्रोजन हटा के एक OH लगाया तो अल्कोहल, दो हाइड्रोजन हटा के दो OH लगाए तो डायॉल, तीन लगा दिए तो ट्रायॉल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आ रहा है? काफ़ी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। फिनॉल्स क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है। क्या है बच्चों? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मतलब क्या मैं फिनॉल्स को एरोमेटिक मानूंगा? बोलो हाँ या ना। क्या मैं फिनॉल्स को डायरेक्टली क्या मान लूँ? सीधा सीधा उनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है, ये बात मैं मान लूँ, सही है? अब बोलोगे यस। उसके बाद ROR यानी कि ईथर। ईथर के तीन अलग अलग डेफिनेशन है। क्या क्या है? दे आर एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। यस, आपके पास ROH था, आपने उसके हाइड्रोजन को हटाया और एक R लगाया तो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल बन गया ये। या फिर वो अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन भी कहा जा सकता है। मतलब कि भाई आपके पास एल्केन था RH, आपने हाइड्रोजन हटाया और OR लगाया, अल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया, ये भी सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा जो अजीब डेफिनेशन है वो क्या है? दे कैन बी टर्म्ड एज डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये कहाँ काम आता है? इससे आपको ईथर का जो स्ट्रक्चर है वो पता चलता है। जैसे हमने ये देखा हुआ है कि HOH में जो बॉन्ड एंगल है वो रफली 104 डिग्रीज होता है, 104.5 डिग्रीज होता है। तो ईथर का भी लगभग आपको उतना बॉन्ड एंगल मिलेगा, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगाया, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर V शेप, बेंड शेप मॉलिक्यूल सेम है। समझ में आ रहा है क्या? इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तीनों की बेसिक डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई। ROH, C6H5OH, ROR-। जनरल फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख के दिया है, अगर आप देखो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का क्या है बच्चों? CnH2n+2O। और ईथर का क्या है? सेम CnH2n+2O। इससे क्या प्रूव हुआ कि अल्कोहल्स और ईथर साथ में क्यों रखे एक चैप्टर में? क्योंकि वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। क्या है? अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। अगर ये बात ऑलरेडी पता थी तो अच्छी बात है, रिवाइज हो गई। नहीं पता थी तो सीख लो। अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर व्हाट? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये बात भेजे में गई सबके? यस, बहुत बढ़िया। अब हम लोग अल्कोहल्स को क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसे हमने HDA में अल्काइल हैलाइड्स को क्लासीफाई किया था, सेम में हम लोग अल्कोहल्स को भी क्लासीफाई कर लेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे? सबसे पहला बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। पहले क्या करेंगे? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। मैंने एक एक यहाँ पर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के साथ डिटेल में दिया, आप सिर्फ इतना कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का भी एक पेज है जिसमें एग्जाम्पल्स की लिस्ट है, मैंने आपको वो भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, वो भी अभी आएगा इसके बाद। चलो ध्यान से देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब कितने OH ग्रुप बच्चों? सारे बच्चे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक का मतलब कितना होता है? 1 OH ग्रुप। डाईहाइड्रिक का मतलब ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों? 2 OH ग्रुप्स। ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या होगा? 3 OH ग्रुप्स। और पॉलीहाइड्रिक का मतलब होगा मोर देन 3 OH ग्रुप्स। ठीक है, अब डाईहाइड्रिक में एक इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट भी लिख दिया, अगर आपने देखा बॉक्स में मैं लिख देता हूँ आपके लिए। क्या लिखा है मैंने? ओनली विसिनल टाइप। अब इसके जस्ट पहले HDA चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में कराया था विसिनल जमाइनल क्या होता है। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप्स होंगे, जमाइनल मतलब सेम कार्बन पे होंगे। तो अल्कोहल की इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि OH दो अलग अलग हैं, क्या वो सेम कार्बन पे हो सकते हैं? कभी नहीं, हमेशा वो किस पे होंगे? एडजेसेंट कार्बन पे होंगे। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? ठीक है, अब मैंने हर एक का आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम लिख के दिया, चेक करना। पहले मोनोहाइड्रिक को ध्यान से देखो, पहले देखो मोनोहाइड्रिक दिख रहा है आपको? मोनोहाइड्रिक कॉमन एंड IUPAC। कॉमन नेम क्या है? एल्काइल अल्कोहल। मैंने देखा आप लोग कई बार बहुत गलती करते हो, एंड तक एग्जाम आ गई है, कल पेपर है, लेकिन आज तक लिखने नहीं आता कि इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल में क्या फ़र्क है। ये बेवकूफ़ी तो प्लीज़ टॉलरेट मैं नहीं करूँगा। ध्यान से देख लो, समझ लो, फॉर्मेट पकड़ो।
कॉमन नेम लिखने का फॉर्मेट क्या है, एल्काइल अल्कोहल है, जैसे ब्यूटाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, है ना। फिर आप उसमें जो एल्काइल ग्रुप है उसकी चेन को और नाम ऐड कर लो, एन, आइसो, नियो, सेक, जो भी है, वो कॉमन नॉमेनक्लेचर का फंडा है। आईयूपीएसी में क्या है, एल्केनॉल मतलब पेरेंट एल्केन, और ओएल क्या है आपका प्रीफिक्स है कि सफिक्स है बच्चा लोग, ये क्या है ऑफ कोर्स आपका सफिक्स है। ये टाइप 1 का फंक्शनल ग्रुप आता है, यानी कि ये सफिक्स फॉर्म में आता है। यहाँ तक तो आई होप क्लियर है, ठीक है। डाइहाइड्रिक का फिर से देखना आप, डाइहाइड्रिक का देखना, कॉमन नेम क्या है, एल्किलीन ग्लाइकॉल। कॉमन नेम क्या है बच्चों, एल्किलीन। क्यों एल्किलीन, क्योंकि विसिनली होता है। अगर जमाइनल होता तो एल्कलिडीन होता है कि नहीं, लेकिन जमाइनल तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए एक ही कॉमन नेम है क्या, एल्किलीन ग्लाइकॉल। गया भेजे में। आईयूपीएसी क्या बोलेगा इसको, डायोल। आईयूपीएसी क्या बोलेगा, डायोल। डियोल नहीं बोलना है, सनी डियोल, बॉबी डियोल नहीं है ये, हाँ ये क्या है, डायऑल है। क्या है ये, डायऑल। ठीक बात समझ में आया क्या। तो कॉमन नेम ग्लाइकॉल, ध्यान से सुनना, कॉमन नेम ग्लाइकॉल। देखो यहाँ पे कॉमन नेम अल्कोहल, यहाँ पर कॉमन नेम तीन OH रहेंगे तो कॉमन नेम ग्लिसरॉल। 3 रहेंगे तो क्या, कॉमन नेम ग्लिसरॉल, है ना। तो अल्कोहल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। क्लियर। डायरेक्ट एमसीक्यू सवाल आने वाला है इसके ऊपर, ध्यान दे देना। ओके, आईयूपीएसी तो आपको पता ही है, एल्केनॉल, डायऑल, ट्रायऑल, एल्केन डायऑल, एल्केन ट्रायऑल, सही है ना। अगर डाउट है तो ये ऐसा भी लिख लेना, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप ऐसे लिख लेना, एल्केन डायऑल, एल्केन ट्रायऑल। क्या ये समझ में आ रहा है, एल्केन डायऑल और एल्केन ट्रायऑल, सही है कि नहीं, ठीक है। एल्केन डायऑल और एल्केन ट्रायऑल, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर मैंने बनाया कुछ एग्जांपल्स के साथ, जैसे कि यहाँ पर अगर देखो 2 कार्बन है, दोनों पे एडजेसेंट पे बाजू बाजू में लगे, विसिनल पे 2 OH लगे, तो नाम क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल, आईयूपीएसी इथेन 1,2 डायॉल। सिर्फ फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतने जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ लिख कर रिपीट करके प्रैक्टिस कर लेना, इसमें से सब बन जाएंगे सवाल, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे देखो 3 कार्बन की चेन है, तीनों पे विसिनल ही आएगा, अलग अलग OH आएंगे। 3 कार्बन, कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल, इससे ग्लिसरीन बनता है, ठीक है, जो आपके सोप्स में यूज होता है, साबुन में ग्लिसरीन, पेयर साबुन, वेरी हाई अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन, एडवर्टाइज में दिखाता है ना। नाम आईयूपीएसी में क्या होगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायॉल। सेम है यहाँ पर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी बनाया मैंने, प्रोपेन 1,2 डायॉल। एक हेक्साहाइड्रिक का बहुत ही अच्छा यूनिक एग्जाम्पल है, इसको स्टार मार्क कर लेना, सॉर्बिटॉल। क्या नाम है बच्चों, बोलो, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल का नाम क्या है यहाँ पर, सॉर्बिटॉल। इससे आप शुगर्स डिराइव करते हो, क्या डिराइव करते हो, शुगर्स। आप ध्यान से देखना, 6 अलग अलग कार्बन दिख रहे हैं आपको, और 6 कार्बन पे अलग अलग 6 OH भी लगे हुए हैं। अगर मैं OH को अल्टरनेट लगाता, HOS दोनों साइड पे HOH 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 ऐसे लगाता और फिर ऑक्सीडाइज कर देता, तो आपको पता है कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बन सकता था। ये ऑब्वियस आपको समझ में आ गया होगा। ये हेक्साहाइड्रिक का एक ही एग्जाम्पल है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया हुआ है। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल है इसका आईयूपीएसी नेम। बात समझ में आई क्या। इसका क्या याद रखेंगे आप, इसका कॉमन नेम याद रखेंगे जो है सॉर्बिटॉल। ऑर्बिट च्युइंगम जो आप खाते हो, ऑर्बिट च्युइंगम, उसमें ही आपको मिलता है, ये शुगर सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट रहे और ध्यान में आपको याद रह जाए, ठीक है ना। ओके, सो दैट वाज वन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। अब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, हम किससे डील करेंगे इस चैप्टर में, हम सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमने HDA चैप्टर में, हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स की बात की थी, है ना, डिटेल में। ठीक उस तरह हम लोग यहाँ पर सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की ही बात करने वाले हैं। अब उनको मैं सब क्लासीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, उनको सब क्लासीफाई कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड। किस पे क्लासीफाई कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप इज अटैच्ड। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है बोलो, अगर OH ग्रुप डायरेक्ट sp3 कार्बन की पहचान क्या थी बच्चों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सारे बच्चे बोलेंगे sp3 की पहचान क्या थी, सिंगल बॉन्ड। बहुत अच्छे, है ना। तो OH ग्रुप जब sp3 वाले कार्बन से जुड़ा होगा तो आप उसको बेसिकली पहली कैटेगरी में रखोगे, sp3COH वाली कैटेगरी में रखोगे। फिर दूसरी कैटेगरी आती है sp2C, जहां पर OH ग्रुप sp2 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है OH ग्रुप sp3 बॉन्डेड टू sp2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर सब कैटेगरीज कौन सी आती है, सब कैटेगरीज।
पहली जो कैटेगरी आपकी OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, दैट इज बेसिकली योर नॉर्मल अल्कोहल, दैट इज योर रेगुलर नॉर्मल अल्कोहल दैट वी स्टडी। उसमें आपके पास 3 आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, सबको मालूम है, बोलो हाँ या ना। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये मैंने HDA पढ़ाते हुए कहा था कि अगले चैप्टर में आएगा, फटाफट रिवाइज करना है, ठीक है। फिर प्राइमरी में आपके पास 3 टाइप कौन से थे बताना, एन, आइसो और नियो, ये भी सबको आते हैं। एन क्या होता है, स्ट्रेट चेन अनब्रांच्ड, आइसो मतलब 1 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन, नियो मतलब 2 मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन। बहुत बढ़िया एकदम, ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूं मैं, ओके। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा बच्चों, जहां पे OH ग्रुप सेकेंडरी टाइप के कार्बन को जुड़ा होगा, किसको, सेकेंडरी टाइप के कार्बन को। टर्शरी, टर्ट अल्कोहल क्या होगा बच्चा लोग, जहां पर OH ग्रुप टर्शरी टाइप के, यानी कि उस कार्बन एटम को जुड़ा होगा जो 3 और कार्बन एटम से बॉन्डेड है। यहां तक क्लियर है, कोई सवाल कोई डाउट तो पूछ लो, ठीक है। अगला देखें, हमारे पास sp2 बॉन्डेड टू OH, क्या ढूंढना है हमको, sp2 बॉन्डेड टू OH, मतलब sp2 कार्बन की पहचान क्या है, पहचान बताएंगे, कौन सा वाला होता है, जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है वो sp2 होता है, बोलो हाँ या ना। जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है वो कैसा होता है बच्चा लोग, वो sp2 होता है, ठीक है। तो इसमें 2 कैटेगरी हमारी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 कैटेगरी बच्चा लोग, ये भी देख लो अच्छे से। एक होता है वीनाइल, इसका नाम सुना हुआ है वीनाइल, यस, इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने किया था विनाइल क्लोराइड, जिसका मैंने कहा था पॉलीमर्स में भी यूज होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने, है ना। तो एक होता है विनाइल बच्चा लोग, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फिनाइल, यानी कि एलाइल और एराइल कार्बन और एराइल अल्कोहल, कौन सा, फिनाइल। तो मैं क्या कह सकता हूं कि फिनॉल इस कैटेगरी में आता है, एक्चुअली फिनॉल इस कैटेगरी में आता है। आप बोलोगे हाँ सही बात है, देखो ये रहा फिनाइल अल्कोहल, यूनिवर्सल नेम इज फिनॉल। मैंने छोटी छोटी चीज भी यहाँ पर नोट करके दी आपको। IUPAC में इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा, कॉमन नेम फिनाइल अल्कोहल हो जाएगा, बट यूनिवर्सली हम इसको किस नाम से जानेंगे, फिनॉल के नाम से जानेंगे। और इसका ये जो कार्बन एटम है जिस पे OH अटैच है, यानी अल्फा कार्बन, जिस पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन होता है, ये बात भी आप सब लोग जानते हैं, समझते हैं, यस। तो वो कौन सा टाइप का है, वो sp2 टाइप का। ये भी MCQ क्वेश्चन है, डायरेक्ट है कि नहीं, ओके। अगर विनाइल है, ये तो सिस्टम सिंपल है, ओपन चेन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम इथीनॉल है। आई होप एकदम क्लियर हो गया। सिमिलरली आपका OH बॉन्डेड टू sp3 टू बॉन्डेड टू sp2 है ना, OH सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है ना। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एलाइल सिस्टम बोलते हैं। ये भी पिछले लेसन में, पिछले चैप्टर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है ना, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो एलाइल अल्कोहल जैसे कि आपका इन ऑल फॉर्म, एलाइल अल्कोहल क्या होता है, इन ऑल फॉर्म, ये भी याद होगा, इन ऑल फॉर्म में हमेशा टॉटोमेराइजेशन दिखता है। क्या दिखता है, इन ऑल फॉर्म में, याद रखना क्या दिखता है बच्चों, क्या दिखेगा, टॉटोमेराइजेशन। इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन जरूर बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। खास करके अगर आप JEE का पेपर देने जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे सवाल इसके ऊपर मिलेंगे। CET लेवल पे आते हैं बट इतने नहीं, क्योंकि वो क्लास 11 का टॉपिक हो जाता है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम वे आपका बेंजाइल सिस्टम भी बन सकता है। कैसा बन सकता है, सेम वे आपका बेंजाइल सिस्टम। कैसे, बेंजाइल सिस्टम कब बोलेंगे, जब OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन विच इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। देखो मैंने क्लियरली डिटेल में लिख के दिया, OH ग्रुप बॉन्डेड टू sp3 बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। आई होप दिस इज क्लियर। बेंजाइल अल्कोहल और फिनाइल अल्कोहल में अगर आप गलती कर रहे हो तो ध्यान से स्ट्रक्चर को देख लेना। बेंजाइल अल्कोहल में 7 कार्बन है और फिनॉल में 6 कार्बन है, OH ग्रुप डायरेक्टली लगा हुआ है। ये ब्लंडर मत करना प्लीज, मेहरबानी करके मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, इतना ब्लंडर मत करना। बेंजाइल अल्कोहल अलग होता है, फिनॉल अलग होता है। आई होप ये क्लियर है, यस। अगला देखो, मैंने आपको टेक्स्ट बुक का, जैसा मैंने कहा टेक्स्ट बुक में से क्या याद करना है मैंने सीधा कॉपी पेस्ट मार के दे दिया है, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक उठाने की भी आपको जहमत नहीं करनी है, कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो यहाँ पे लिखा उतना पढ़ लो। देखो टेक्स्ट बुक में से क्या क्या ध्यान में रख लेना है। फिनॉल, उसका IUPAC नेम भी फिनॉल, मैंने कह दिया यूनिवर्सल नेम है, ठीक है ना। फिनॉल में ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये तो पिछले चैप्टर में भी रिवाइज कराया, दोबारा देख लो। फिनॉल एक बेंजीन का रिंग है, तो उसमें ऑर्थो पोजीशन क्या है 1 2 1 6, मेटा पोजीशन क्या है 1 3 1 5 और पैरा पोजीशन क्या होती है 1 4। क्या ये आप लोगों को याद है सबको, मैंने स्ट्रक्चर बना के सिखाए हुए। नहीं पता तो पूछ लेना, डिटेल में दोबारा सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपकी लिस्ट है इसके ऊपर मैंने देखो आपको स्टार मार्क करके दिया हुआ है। क्यों स्टार मार्क करके दिया है, पुराने PYQs उठा के देख लो, MST CET के, JEE के, नीट के, जो भी आपको उठा के देखने, खास करके आपके लिए MST CET के, इन सब पे ये जितने मैंने बॉक्स किए हुए, जितने स्टार मार्क किए हुए, हर एक पे PYQs में सवाल आया हुआ है।
और अजीब अजीब नाम है तो आपको उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, कॉमन नाम लिख के, IUPAC नाम लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट बच्चों नहीं है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट और ट्रिक्स दे दूंगा कि कैसे याद रखना है, बट ऑनेस्ट टू गॉड आपको बिना प्रैक्टिस किए, बिना लिखे नहीं आने वाला। ये फैक्ट बात आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप अगर डाई-ऑल सिस्टम्स देखोगे बेंजीन के, क्या बोला मैंने, बेंजीन के कैसे देखोगे आप, डाई-ऑल सिस्टम्स, यानी कि बेंजीन रिंग में एक नहीं 2 अल्कोहल लगाए हुए हैं। मतलब कि भाई फिनॉल था, एक अल्कोहल तो था ही उसमें, आपने और एक OH डाल दिया, समझ गए। फिनॉल था, एक OH था, आपने क्या किया उसमें और एक OH डाल दिया। अब वो OH आपने कौन सी पोजीशन पे डाला, ऑर्थो, मेटा या पैरा, उसके हिसाब से आंसर आता है कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल या क्विनॉल। यानी कि टेक्निकली मैं ऐसा बोलूं कि ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के भेजे में जा रही है कि नहीं, है ना। तो ऑर्थो मेटा पैरा OMP इज ऑल्सो नोन एज CRQ, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल। क्या बोलेंगे बताओ, ऑर्थो मेटा पैरा फॉर्म ऑफ डायोल्स, बेंजीन डायोल्स आर नोन एज कैटेकॉल्स, रिसोर्सिनॉल्स एंड क्विनॉल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। हाउ टू रिमेंबर, इजी वे टू रिमेंबर, आई टेल यू, ठीक है। OMP यानी ऑर्थो मेटा पैरा तो पता ही रहेगा, आप ऐसे याद रखो, कैट को रेस्क्यू करो, क्या करेंगे, कैट को रेस्क्यू करो, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल। क्विनॉल आई नो स्पेल्ड विद अ क्यू, बट शब्द जो है वो साउंड तो क है ना, तो क्विनॉल है ना, वैसे याद रख लेना है, ठीक है। कैट को रेस्क्यू करो, क्या है 1,2 डायोल, 1,3 डायोल और 1,4 डायोल। क्या ये समझ में आ रहा है, ये क्या है, देखो 1,2 डायोल, 1,3 डायोल और 1,4 डायोल। ये 3 तो आपने याद कर ही लेने हैं, विदाउट फेल याद कर लेने हैं। खास करके जो बीच में रिसोर्सिनॉल दिख रहा है, ये उनका बड़ा फेवरेट है, उसके ऊपर सवाल करते हैं। आपके ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ, आपके पेपर में ये आने का चांस है। पता है क्यों आने का चांस है? क्योंकि ये थोड़ा सा रेलेवेंट है। रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि कोविड में अभी बीच में आपने न्यूज़ में इसका नाम ज़रूर सुना होगा कि क्विनॉल के ड्रग्स जो है वो US में बहुत चल रहे थे, क्योंकि ये एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो मलेरिया के जब सिम्टम होते हैं ना, लोगों को बुखार होते हैं, तो वो एंटी मलेरियल ड्रग्स खाते थे। तो बीच में आपने पिछले साल जब कोविड की वेव आई थी तो सुना होगा कि US में हर कोई मलेरिया के ड्रग खा रहा था, याद है, न्यूज़ में आया था। तो ये थोड़ा सा रेलेवेंट टॉपिक हो गया। तो अगर मैं आपका पेपर सेटर होता तो मैं ज़रूर ये डालता, ये देखने के लिए कि भाई कुछ रेलेवेंट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में डाल दूँ, है ना। उसके बाद आता है फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या नाम है देखो, सिमेट्रिकल टाइप का ट्राइऑल, सिमेट्रिकल ट्राइऑल जो उसका नाम क्या है, फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या नाम है बच्चों? फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये आपके उस फिजेट स्पिनर की तरह दिखता है। फर्स्ट से ऐसे याद रखना, ये फिजेट स्पिनर जो 3 साइड पे होता था ना, आप घुमाते हो ऐसे, देख रहे हो, ये उसकी तरह दिखता है, आपको उसकी याद दिलाएगा। तो फ्लोरोग्लूसिनॉल नाम याद रहेगा, है कि नहीं, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये है बेंजीन 135 ट्रायोल। और लास्ट है पाइरोगैलॉल। क्या है लास्ट वाला? पाइरोगैलॉल। पाइरोगैलॉल इज सेम ट्रायोल ये, बट अब क्या है, तीनों OH ग्रुप्स एक साथ एक लाइन में है, 1 2 3 है। पाइरोगैलॉल क्या है? 1 2 3। तो सिमेट्रिकल वाला जो है वो फ्लोरोग्लूसिनॉल है, और 1 2 3 वाला वो क्या है, पाइरोगैलॉल है। पाइरोगैलॉल। ये सारे अजीब अजीब नाम वाले मैंने आपको याद करा दिए, ये ध्यान में रख लेना, ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। सम ईथर्स ऑल्सो, 1 और 2 वेरी वियर्ड नेम ईथर्स, ओनली 1 एक्चुअली जो आपको याद करके जाना है वो है एनिसोल। कौन सा वाला है बच्चों? कौन सा है? एनिसोल। ये तो इजी है, सबको आता है। फिनाइल रिंग में, बेंजीन रिंग में आपने फिनाइल मतलब एक हाइड्रोजन हटा के एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? मिथॉक्सी। आपको नाम याद दिखेगा, मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर कट, एकदम बहुत बेसिक से समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन हो गई, डेफिनेशन समझ में आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, नाम आ गए। अब आते हैं हम लोग किस पे? हमारे रिएक्शंस पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन। मैंने पूरी कहानी लिख के सिखाया था, ये थियरी में याद होगा जिन लोगों ने सीखा था, जिन लोगों ने पढ़ा था। अगर जिन्होंने नहीं अटेंड करी थी थियरी, तो आपको मैं पूरा शुरू से एक शॉर्ट मेथड में 5 मिनट में पूरे चैप्टर के सारे MOPs, सारे रिएक्शंस और सारे के सारे मतलब सारे टाइप के रिएक्शंस एक 5 मिनट में इस टेबल में कवर करवा देता हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल है, ट्रिक है, सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। थोड़ा फोकस करके सुनना बच्चों, नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पूछ लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस तरह से आपको कोई नहीं सिखा सकता। मतलब सॉरी, आई एम नॉट वांटिंग टू साउंड वेरी पॉम्पस और एनीथिंग, बट जेन्युइनली दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर ऑल रिएक्शंस। हाउ टू रिमेंबर? सिंपल, ध्यान से देखो। एक कहानी लिखी थी मैंने। कहानी क्या थी?
दो भाई बहन थे, आपको हेडिंग, आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे, सबको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे, अलका और अल्केश, है ना। एक कहानी लिखी थी, अलका और अल्केश दो भाई बहन थे, ठीक है। अब इनके मम्मी डैडी बाहर गए तो ये अलका और अल्केश दारू पीने बैठे, अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अपन, ठीक है। तो अलका और अल्केश ने आज की ऐसी गंदी हरकत, क्या किया इन्होंने, आज की ऐसी गंदी हरकत, ठीक है। ऐसा उन्होंने गंदा काम किया। क्या काम किया उन्होंने गंदा, मस्त दारू वारू लेके बैठे, मम्मी पापा बाहर गए थे तो पार्टी कर रहे थे ये दोनों भाई बहन मिलके घर पे, ठीक है। और हुआ ये कि ये पकड़े गए। क्या हुआ कि ये मम्मी पापा अचानक आ गए, जल्दी आ गए, ये पकड़े गए। तो हुआ ये कि इनकी मम्मी ने अलग रिएक्शन दिया और पापा ने अलग रिएक्शन दिया। मम्मी ने कैसा टाइप का रिएक्शन दिया बच्चों, मम्मी ने बड़ा एसिडिक टाइप का रिएक्शन दिया। मम्मी एसिडिक टाइप का रिएक्शन नहीं देती ना, मम्मी ताने मारती है, जली कटी बातें सुनाती है ना। और पापा ने क्या किया, बड़ा बेसिक टाइप का रिएक्शन दिया। पापा का बेसिक रिएक्शन क्या होता है, या तो पापा कुछ नहीं बोलते, शांत रहते, या दो थप्पड़ मारते, ख़त्म करते। पापा लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। तो मम्मी ने दिया एसिडिक रिएक्शन, पापा ने दिया बेसिक रिएक्शन। अब मम्मी वाले रिएक्शन कैसे याद रखने, सिंपल है, मतलब कि देखो अल्कोहल के सारे एसिडिक रिएक्शन है। कहानी में मत खो जाना, ट्रिक से याद रखना कौन से रिएक्शन है, तुमको 2 मिनट में याद हो जाएंगे। देखो एसिडिक वाले कैसे बच्चों, मॉम को आया गुस्सा, कैसे याद रखेंगे, मॉम को आया गुस्सा, है ना। और पापा ने क्या किया, पापा ने धुलाई कर दी, तो पापा के हाथ से, ठीक है, हुई है धुलाई। क्या हुई, पापा के हाथ से क्या हो गई, धुलाई हो गई। अब ये जो कहानी मैंने लिख के दी, इसके बेसिस पे आप पूरे लिटरली पूरा चैप्टर 5 मिनट में रिवाइज कर लो। देखो कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से करो, मजा आएगा। एल्का, अल्का से क्या याद रहेगा बोलो, एल्केन, एल्केन से अल्कोहल बनाना है। समझ में आया क्या, कैसे बनाना है, पहला एमओपीज में एल्केन से अल्कोहल बनाना है। कैसे बनाना है, ऑक्सीडेशन करो, अल्कोहल बन गया, खत्म। एल्केन लो, ऑक्सीडेशन करो, क्या बन गया, अल्कोहल। बाय द वे ये आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, बता दूं। दूसरा है एल्कीन, देखो ALKE दिख रहा है, एल्कीन, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। 2 तरीके हैं मैंने लिखे हुए हैं, क्या दिख रहे हैं आपको, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिख रहा है क्या बच्चा लोग, आई होप दिख रहा होगा, छोटा नहीं लिखा हुआ, बड़ा कर दूं इसको, थोड़ा सा देख लो ध्यान से। क्या है आपके पास, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। ये 2 मेथड है, यानी एसिड के साथ में आप हाइड्रेशन पानी डालोगे तो अल्कोहल बनेगा, या हाइड्रोबोरेशन यानी डाइबोरेन डालोगे तो अल्कोहल बनेगा। ये दिमाग में जा रहा है कि बाउंसर जा रहा है सब बच्चों को, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, रिवीजन है इसीलिए, यस, ओके। ACH और HBO, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करोगे अल्कीन का, या फिर HBO यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी डाइबोरेन डाल के हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दोगे तो भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। एक स्टेप और आगे चले जाओ और तुम डिटेल में चले जाओ, चलो शॉर्टकट में भी डिटेल कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारा जनरली सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, कैसा बनेगा, एसिड के साथ करोगे तो क्या बनेगा बच्चा लोग, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये MCQ में बड़ी काम आने वाली है। अभी इस वक्त आपके पास टाइम भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है कि आप बैठ के एक एक मैकेनिज्म और रिएक्शन करो, वो टाइम वेस्ट है। ऐसे ही चैप्टर को रिवाइज करना है, ठीक है। तीसरा तो बड़ा ऑब्वियस आपको दिख रहा है, क्या है, अल्डिहाइड, सबको पता है ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। क्या है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, यस। अल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल मिलेगा बच्चा लोग, अल्डिहाइड से आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन, है ना। तो सेम वे ये भी आपको समझ गया, कीटोन से ऑन रिडक्शन क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। बहुत बढ़िया, देखो फटाफट फटाफट रिवाइज हो रहा है, एकदम बढ़िया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आप जिंक कॉपर कपल ले सकते हो, सोडियम इन HCl ले सकते हो, आप कोई भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, आपका रिडक्शन हो जाएगा। या जिंक अमेलगम भी आपके बुक में आई थिंक सोडियम अमेलगम और जिंक अमेलगम दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके। एसिड, अब बताओ एल्डिहाइड और एसिड तो एक ही कैटेगरी थे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, तो एसिड को क्या करना पड़ेगा, 2 बार रिड्यूस करना पड़ेगा, तो भी एक बार एल्डिहाइड मिल जाएगा और दूसरी बार क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, कितना ईजी हो गया। देखो एमओपी देखते देखते आपके 5 एमओपी खत्म हो गए, लास्ट 2 हैं फटाफट करने, खत्म।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अल्कोहल कैसे बनाओगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अल्कोहल कैसे बनाओगे, देख लो फटाफट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप ऐसे बनाओगे। मैंने एक इसकी भी एक ट्रिक बनाई हुई है, पहले आपको ट्रिक दी हुई है, अगर थियरी में पढ़ी थी तो ठीक है, नहीं तो अभी सीख लो फटाफट। हाँ, ध्यान से देखना ज़रा, एक सेकंड में आपके लिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, है ना। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे अल्कोहल बनाएंगे, बहुत सिंपल है। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड, क्या फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड, ये याद आ रहा है क्या, अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड मिलेगा बच्चा लोग, क्या, बस बहुत अच्छे, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड मिल जाएगा टर्शरी अल्कोहल, एकदम बढ़िया। देखो शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन है ना। हाइड्रोलिसिस तो आपको पता ही है, आपने हैलोजन डेरिवेटिव में मैंने पका डाला था आपको, एक्वस KOH के साथ में अल्काइल हैलाइड रख दिया, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हुआ, क्या बना, अल्कोहल, बरोबर है। पूरा SN1 SN2 उसके ऊपर मैकेनिज्म कर डाला था अपन ने, बहुत बढ़िया। देखो सारे MOPs खत्म, कितना 5 मिनट, सारे MOPs डन। आ जाओ अभी रिएक्शंस पे, अल्कोहल के रिएक्शंस, कैसे टाइप के रिएक्शंस, एसिडिक रिएक्शंस, कैसे रिएक्शंस बच्चा लोग, एसिडिक रिएक्शंस, मतलब इसमें अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, अल्कोहल कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है मतलब क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है मतलब क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, और H+ दे रहा है इसका मतलब साथ में क्या रिलीज हो रहा है, OR-, सीधी बात है। और यही अगर मैं बेसिक रिएक्शन की बात करता, आप क्या बोलते बच्चा लोग कि सर वो OH- दे रहा है, तो यहाँ पर अल्कोहल एसिड है, यहाँ पर अल्कोहल बेस है, तो आपको पता चल गया कि कहाँ पर वो कैसे उसकी डिसोसिएशन, अल्कोहल की डिसोसिएशन कैसे करनी है। अगर एसिड वाली कैटेगरी का रिएक्शन दिख रहा है आपको, तो आप ऐसे डिसोसिएशन करना कि अल्कोहल में से H+ निकालो। बेसिक वाली कैटेगरी का आपको रिएक्शन दिख रहा है तो ऐसे डिसोसिएशन करना जहाँ से OH निकाल लो। बात भेजे में गई कि नहीं गई, बढ़िया तरीके समझ में आई, बहुत अच्छे। मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल एसिड है, मतलब H+ दे रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्कोहल का तो भी क्या, अल्कोहल कैसा है, एसिडिक ही है ना। अब इसमें भी 3 कैटेगरी मैंने आपको करके बताई है, 3 कैटेगरी याद कर लेना फटाफट। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्डिहाइड मिलेगा बच्चों। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने जाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको कीटोन मिलेगा। और यही अगर आप टर्शियरी अल्कोहल का ज़बरदस्ती ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा और वो आपको एलिमिनेशन करके एल्कीन दे देगा, बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ में आई कि एक्सेप्शन था, ये मैंने करवाया हुआ आप लोग को, बहुत डिटेल में कराया, बट अभी डिटेल में करने का टाइम नहीं, अभी आपको शॉर्ट एंड स्वीट में करने का टाइम है, समझ गए क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी लिखी हैं जो सिलेबस में नहीं है, जैसे कि टेक्निकली ये वाला रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एसिड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, कोई बता सकता है ये एसिड वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका नेम रिएक्शन है फिशर एस्टेरिफिकेशन, याद है ये क्या नाम है इसका, फिशर एस्टेरिफिकेशन। एसिड प्लस अल्कोहल, देखो यहाँ पर अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विचित्र बात, वियर्ड बात, स्ट्रेंज बात क्या है कि अल्कोहल इज बिहेविंग लाइक एसिड और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक बेस। अल्कोहल प्लस एसिड है, अल्कोहल इज द एसिड इन दिस रिएक्शन, सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज बिहेविंग लाइक बेस। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपको ये अभी बताया, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में ये अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप लिखना, नहीं तो छोड़ देना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस अल्कोहल अगर आप यूज करोगे तो आपको सीधा सीधा मिलेगा करस्पॉन्डिंग एल्केन। क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन या करस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाएगा। ये क्लासिक एक ये है टेक्निक है हाइड्रोकार्बन बनाने की, जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जेई लेवल पे पढ़ाई जाती है, सीईटी लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पी नेक्स्ट क्या है, PCl3 PCl5 SOCl2। ये तो आपको नींद में से उठा के पूछूंगा तो आना चाहिए, करवा दिया था HDA में। PCl3 PCl5 और SOCl2, इनके क्या बाय प्रोडक्ट्स याद रखने बोला था। PCl3 के बाय प्रोडक्ट्स थे बच्चों
HCl बेसिकली, और इंपॉर्टेंट H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन रहा था इससे। PCl5 से POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड बन रहा था। बट SOCl2 तो सबसे इंपॉर्टेंट था, डार्जन मेथड था, बेस्ट मेथड था, गैशियस प्रोडक्ट से प्योर प्रोडक्ट था, गैशियस बाय प्रोडक्ट से प्योर प्रोडक्ट था। मैं सारी चीज़ें फट रिपीट कर रहा हूँ ताकि ऑलरेडी आती हैं, बस एक तुम्हारे दिमाग में वो घूमती रहे और रिविजन होता रहे। फोकस नहीं कर रहे हो तो कुछ काम का नहीं है मेरा बड़बड़, फोकस कर रहे हो तो रियलाइज होगा कि बिना बुक खोले सब कुछ याद आ रहा है। ठीक है, HCl को अकेले रिएक्शन करना जमेगा कि इसके साथ में कुछ चाहिए, ये भी बताया था HDA में। इसके साथ में क्या चाहिए, इसके साथ में चाहिए एनहाइड्रस ZnCl2, जिसको कॉम्बिनेशन को हमने नाम भी दे दिया था। क्या नाम दिया था याद है? इसको हमने नाम दिया था लूकास रिएजेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट कवर हो गए आपके, देख लो आप। इस एक पेज में आपका पूरा चैप्टर डन है। ठीक है, इसके बाहर का पूछ ही नहीं पाएगा वो। लूकास रिएजेंट की खासियत क्या थी? इट वॉज टू डिटेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये भी याद होगा। अगर मेरा इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, इंस्टेंट प्रेसिपिटेट, इंस्टेंट टर्बिडिटी, मैंने ये वर्ड यूज किया था। क्या ये वर्ड क्यों यूज किया था? इंस्टेंट टर्बिडिटी मिली थी। क्या मिली थी? इंस्टेंट टर्बिडिटी मिली थी, तो टर्शियरी है ना। 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी मिली थी तो सेकेंडरी, और 20 मिनट के बाद टर्बिडिटी मिली थी बच्चों तो क्या था? प्राइमरी, है ना। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी टेक्निकली मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? आप बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी है और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। क्या एक बेहतरीन, सब कुछ तो बन गया। क्या पूछ लेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा? वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछेगा या नेम पूछ लेगा या क्या ही पूछ लेगा, खत्म, एकदम ईजी, है ना। लास्ट में HBr हो गया, HI हो गया, और HBr HI के साथ में भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है टेक्निकली। OH माइनस जाएगा, Br माइनस आएगा या I माइनस आएगा। सही बात है। I माइनस वाले में अगर आपको थोड़े हाई फंडू क्वेश्चन आए तो रीअरेंजमेंट कंसिडर कर लेना। क्या कर लेना? इसमें रीअरेंजमेंट कंसिडर कर लेना। हाई फंडू क्वेश्चन थोड़े बहुत CET के लेवल पे बनते हैं, इसमें क्या क्या कंसिडर कर लेना है? बोलो, रीअरेंजमेंट कंसिडर कर लेना है। इसके क्वेश्चंस के साथ में ये फंडा कराऊंगा इसका। डिहाइड्रेशन आखिरी था। डिहाइड्रेशन बहुत ही आसान था बच्चों। डिहाइड्रेशन में आपके पास 2 तरीके थे। 2 तरीके क्या थे? बोलना ज़रा। 2 तरीके थे। एक तो आप H2SO4 को यूज़ करके एज अ रिएजेंट आप क्या सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करके डिहाइड्रेशन कर सकते थे, और दूसरा आप एल्यूमिना को यूज़ करके डिहाइड्रेशन कर सकते थे। ये याद आ रहा है क्या? क्या यूज़ कर सकते थे आप? जिनको याद है अच्छी बात है, रिवाइज करो। जिनको नहीं याद है सुनो, ध्यान से सुनो, ये 2 मिनट में याद हो जाएगा। आपके पास डिहाइड्रेशन करने, पापा ने इतनी धुलाई की कि डिहाइड्रेशन हो गया, ऐसा याद रख लेना, है ना। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए क्या है आपके पास बच्चा लोग? 2 रिएजेंट पॉसिबल हैं। एक है H2SO4, दूसरा है Al2O3। समझा कि बाउंसर गया? अब दोनों रिएजेंट टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी के साथ अलग अलग रिएक्शन दिखाएंगे। H2SO4 जो है वो टर्शियरी के लिए कितना % इनफ हो जाता है? ये 20% में अपना काम हो जाता है। कितने % में? 20% में। ठीक है। Al2O3 अगर अपने को चाहिए तो 423 केल्विन पे अपना काम हो जाता है। ठीक है। अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल होता मेरे पास या प्राइमरी अल्कोहल होता तो परसेंटेज कैसे बदलता? सेकेंडरी के लिए 60 और प्राइमरी के लिए 95% ये चाहिए H2SO4। मतलब प्राइमरी अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, तो उसको ज़्यादा चाहिए, सीधी बात है। सेम वे Al2O3 के लिए तुमको टेम्परेचर अच्छा चाहिए, 423, 523 और 623। इससे ज़्यादा आसान तो हो ही नहीं सकता। चेक कर लो, बोलो हाँ या ना। कितना इजी, खत्म। अल्कोहल के सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सारे रिएक्शन, एसिडिक वाले, बेसिक वाले, नेम रिएक्शन, सब कर डाले हमने, ख़त्म कर लो। ठीक है। इसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया था। इसकी आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़रूरत है ही नहीं। आप अगर शॉर्ट में भी जितना मैंने बताया उतना कर लोगे तो मोर देन इनफ है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? फालतू में टाइम वेस्ट वाला काम अपने को करना ही नहीं है। बस इतना में तुम्हारा काम हो गया। अगला देखो, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा अल्कोहल वाला पार्ट, खत्म। अगला पार्ट देखो तुम्हारा फिनॉल। मैं एकदम बेसिक से लेके गया हूँ, मतलब 11th स्टैंडर्ड से भी बेसिक। क्या फिनॉल क्या होता है? फिनॉल का ये स्ट्रक्चर है। क्या है फिनॉल? बेंजीन रिंग है, उस पर गया हुआ है, लगा हुआ है OH।
कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? इस कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस पर डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। नेचर कैसा है? सेकेंड डिग्री, 2 डिग्री है। देखो 1 2 डिग्री है ना, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, नेचर में ये सेकेंडरी है, हाइब्रिडाइजेशन में ये sp2 है। फिनॉल क्या है? फिनॉल एराइल अल्कोहल भी है, फिनाइल अल्कोहल भी है, C6H5OH भी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है उसका? फिनॉल का नाम क्या है बच्चा लोग? कार्बोलिक एसिड है। ये वीकली एसिडिक है, ये भी मैंने लिख दिया। क्या है ये? वीकली एसिडिक है। ठीक है, ये वीकली एसिडिक है। ओके, नोट एज कंपेयर टू ROH फिनॉल्स आर स्लाइटली मोर एसिडिक। मतलब ये है तो वीकली एसिडिक बट अल्कोहल से थोड़े ज्यादा, ये है तो वीकली एसिडिक बट अल्कोहल से थोड़े से ज्यादा एसिडिक है। इनका एसिडिक नेचर कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? आप OH फिनॉल में से H+ निकालेंगे तो फिनॉक्साइड बचेगा, है ना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने जो इक्विलिब्रियम में मैंने आपको करवाया कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, है ना। अगर मैं कहूं कि फिनॉल एक वीक एसिड है, क्या है फिनॉल बच्चों? एक वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या स्ट्रांग नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग? क्या कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा? यस। तो फिनॉक्साइड जो उसका कॉन्जुगेट बेस आपके पास बचा वो स्ट्रांग है, वो काफ़ी स्टेबल है। इसीलिए फिनॉल जो है वो अल्कोहल से थोड़ा बेहतर एसिड है। क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं? है ना। अगेन कॉन्सेप्चुअल सवाल इसके ऊपर वो आपको बना के पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है ना। वो मीम देखा है ना। पहली बात तो आपने घबराना नहीं है कि नहीं? ओके, तो H+ हो गया, फिनॉक्साइड हो गया। अच्छा, फिनॉल्स जो है बिकॉज वो एरोमेटिक है। फिनॉल्स कैसे हैं बच्चा लोग? फिनॉल्स एरोमेटिक है, हमें पता है, इसलिए वो EAS प्रेफर करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। EAS नहीं याद रहता तो और उसका आसान नाम लिख लो, ESR। क्या प्रेफर करेंगे वो? ESR समझते हो ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करेंगे। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम्स कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर जल्दी नहीं करते। क्या ये बात हमने ऑलरेडी HDA में डिस्कस की? यस, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। एक एक पॉइंट आई होप क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि फिर MCQs में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के आंसर देने हैं। ठीक है, तब ऐसे गधे जैसा मुंह नहीं देखना है। एंड यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। आपको खुद को पता होना चाहिए, अंदर से आवाज़ आ जाएगी भाई तेरे को आता है कि नहीं आता है। ठीक है, उसके लिए आपको मेरे अप्रूवल की या किसी और के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है रियलिटी में। चलो, तो आपने फिनॉल को बोल दिया कि भाई ये एसिडिक है, ये एसिडिक है। इसका आप लेबोरेटरी प्रूफ कैसे देंगे? वो लिटमस के साथ में थोड़ा बहुत एसिडिक टेस्ट आपको दे देता है, यानी कि लिटमस को रेड कर देता है, जबकि अल्कोहल जो है वो लिटमस को रेड नहीं कर पाते, इसलिए अल्कोहल खराब और फिनॉल थोड़े अच्छे एसिड। ये भी क्लियर? एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहा है? ओके, अगर आप लेबोरेटरी में आपको मैं 2 टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बना के दे दूं, ये लो, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है, आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? आप बोलोगे सर हम लिटमस पेपर डाल के देख लेंगे। अगर मैं बोलूँ अच्छा लिटमस पेपर के बिना किसी केमिकल से आप मुझे डिस्टिंग्विश करके बताओ, तो आप कैसे करेंगे बच्चों? तो आप करेंगे एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश। कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं। हाँ, कैसे? एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन से आप डिस्टिंग्विश करेंगे। कैसे? फिनॉल रिएक्ट करेगा, अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा। फिनॉल रिएक्ट करके क्या उखाड़ेगा ये भी मैंने नीचे लिख के दिया है। फिनॉल क्या करेगा? एक्वस FeCl3 के साथ रिएक्ट करके बच्चों वो आपको फेरिक फिनॉक्साइड बना के देगा। क्या बना के देगा? फेरिक फिनॉक्साइड। आप उसको कैसे पहचानेंगे? फेरिक फिनॉक्साइड वायलेट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? वायलेट कलर का। तो अगर आपको मैंने 2 टेस्ट ट्यूब दिए, बोला एक में अल्कोहल एक में फिनॉल है, तो कैसे आप चेक करेंगे? पी के देखेंगे क्या? नहीं गधो, पी के नहीं देखना है। हाँ, क्या करना है? उसको फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके देखना है। क्या होगा उससे? जब आपको वायलेट कलर मिलेगा तो पता चला जिसमें वायलेट कलर था वो फिनॉल है, जिसमें वायलेट कलर नहीं मिला वो अल्कोहल है। क्या ये बात समझ में आ गई? बढ़िया तरीके से। यस, कॉन्जुगेट एसिड और बेस का मैंने फंडा यहाँ पर समझाया, आपको पता ही है। ठीक है, ये वापस मैं रिपीट नहीं कर रहा। अल्कोहल जो है वो फिनॉल से थोड़ा कम एसिडिक है, सो देयरफॉर उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो वीक है उसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बढ़िया, ओके। अगला देखेंगे फिनॉल्स की शॉर्टकट स्टोरी। फिनॉल्स की शॉर्टकट स्टोरी, जैसे हमारी
कहानी चल रही थी। किसकी कहानी लिखी थी हमने? अलका और अलकेश की कहानी लिखी थी। वो दारू पीते हुए पकड़े गए, मार वार खाई उन्होंने, डांट वाट खा ली, तो अब सुधर गए तो क्या करने लगे? बोले आज से अल्कोहल नहीं पियेंगे, दारू नहीं पियेंगे, आज से क्या पियेंगे? कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी पीने के लिए कहाँ गए? कैफ़े कॉफ़ी डे गए। कहाँ गए ये लोग? CCD, है ना, कैफ़े कॉफ़ी डे। वहाँ गए तो उनको रियलाइज़ हुआ यार कैफ़े कॉफ़ी डे की कॉफ़ी तो बड़ी बकवास है, अच्छी लगी नहीं उनको। तो कहानी आगे कैसे बढ़ी देखो। MOPs ऑफ फिनॉल की कहानी क्या है बच्चों? कॉफ़ी इज़ बकवास एट CCD। क्या याद रखेंगे? मैंने लिख के दिया आपको यहाँ पर, देख रहे हो आप क्या लिखा है मैंने? कॉफ़ी इज़ बकवास एट CCD। ईजी टू रिमेंबर। पहले C से आप क्या याद रखेंगे? क्लोरोबेंजीन। याद रखना कि ऐसा ना हो कि ट्रिक ही याद रह जाए, कहानी के मजे लेते रहो और चैप्टर भूल जाओ, ये मत करना, ठीक है? प्लीज़ फिर से ध्यान से समझ लो, कहानी सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए लिखी है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है? देख लो, पहला C क्या है बच्चा लोग? पहला C है आपका क्लोरोबेंजीन। पहला C क्या है? क्लोरोबेंजीन। मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। कैसे बनाना है मैंने वो भी लिख दिया। क्या लिखा है देखो, बताओ। क्लोरोबेंजीन में NaOH डालेंगे। क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन में गधे बच्चों क्या डालेंगे? NaOH डालेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? डाउ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? बहुत लोग डो प्रोसेस बोलते हैं, डो नहीं बोलना, डो आटा होता है, ठीक है? जो गांवटी लोग होते हैं वो डो बोलते हैं, अपन क्या बोलेंगे? डाउ प्रोसेस बोलेंगे, जो उसका एक्चुअली नाम है, ठीक है? बी से क्या है? बी बकवास से बी क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैंने यहाँ पर उसका रिएक्शन भी आपको लिख के दिया, चिंता नहीं करना, ठीक है? अगर याद नहीं है तो एक बार रेफर जरूर कर लेना, ठीक है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसमें भी क्या डालेंगे? NaOH डालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तीसरा आप बताओ, तीसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तीसरा आपको मिलेगा रास्चिग प्रोसेस। रास्चिंग नहीं बोलना, रास्चिग प्रोसेस बोलना। I've seen teachers also calling it रास्चिंग, I don't know why, ठीक है? फिटिक को फिटिंग, रास्चिग को रास्चिंग, what is their obsession? I don't know, ठीक है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ में आप HOH, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ में NaOH तो डाउ, क्लोरोबेंजीन के साथ में वाटर तो रास्चिग। समझा? क्लोरोबेंजीन में, अच्छा वो भी याद नहीं रहता, अगर तुमको उसमें भी कंफ्यूजन है, सर मैं रास्चिग और इसमें कंफ्यूज होता हूँ, उसका भी इलाज है, टेंशन मत लो। क्लोरोबेंजीन में सोडा क्या है? NaOH क्या है? कॉस्टिक सोडा से डाउ। समझा? क्लोरोबेंजीन में सोडा डाला तो क्या हुआ? डाउ प्रोसेस हुआ। और क्लोरोबेंजीन में तुमने पानी डाला तो क्या आया? रास्चिग प्रोसेस हुआ। कंफ्यूजन का स्कोप ही मत छोड़ो, समझ गए क्या? ठीक है। सी से आएगा क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन इज अदर नेम फॉर, रिपीट करेंगे सारे, क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन में तुम सीधा ऑक्सीजन डाल दो। क्या डाल दो? क्यूमीन में सीधा ऑक्सीजन डाल दो, यानी ऑक्सीजन के साथ उसको हीट कर दो, तो ये तुम्हारा कमर्शियल मेथड ऑफ फिनॉल प्रिपरेशन बन जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है, ये कमर्शियल मेथड है। इस प्रोसेस को हम ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, बट इसको हम कहते हैं इन शॉर्ट सिंपल भाषा में कहेंगे क्यूमीन टू फिनॉल। क्या कहेंगे? क्यूमीन टू फिनॉल। सी से क्यूमीन, सी से कमर्शियल, ये भी याद रहेगा, समझे? सी से क्यूमीन, सी से कमर्शियल, ये याद रह जाएगा, रहेगा कि नहीं? यस। एंड डी से लास्ट आपको पता ही है, टी, कैफे कॉफी डे का डी जो है वो है डाइअज़ोनियम सॉल्ट। डाइअज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है? फिनॉल की रिंग में, यानी कि जो ओरिजिनल बेंजीन की रिंग थी उसमें N2Cl लग जाए। क्या लग जाए? N2Cl या N2X लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? डाइअज़ोनियम सॉल्ट। अगर आपको ये आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो इसके बाद अमाइंस इसके बाद आने वाला है, उसमें अपन डिटेल में करेंगे, तो चिंता मत करो। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है पहले उतना फटाफट समझ लो अच्छे से। 90% चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, आई एम श्योर। 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद हो गए फिनॉल के सारे डिटेल में, कौन सा वाला मटेरियल यूज़ किया, कौन से रिएजेंट के साथ यूज़ किया, ये भी बढ़िया है ना? उसके बाद ईथर्स पे आ जाते हैं। ईथर्स में भी आपको शुरू से लेके चल रहा हूँ। फंक्शनल आइसोमर है किसके? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के। सही बोल रहा हूँ? क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्या है ये लोग? फंक्शनल आइसोमर है। ROR- उनका जनरल स्ट्रक्चर है, आपको पता है। जो ऑक्सीजन है उसको क्या कहते हैं? ये भी MCQ का सवाल है। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? हेटेरो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेटेरो एटम, है ना? And they show typical type of isomerism called, which type of isomerism? They show typical type of isomerism called metamerism. बट उसके लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए बच्चा लोग?
कितने चाहिए, 4 कार्बन एटम चाहिए। दे विल शो मेटामेरिज्म, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, 4 कार्बन एटम चाहिए। क्या ये बात भेजे में गई, समझी कि नहीं समझी, बोलिए हाँ या ना। यस। फिर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको, IUPAC नॉमेनक्लेचर के भी एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जो जनरली ऐसे अज्यूम की जाती कि आपको आती है, बट मैं फिर भी आपको IUPAC भी लिखवा रहा हूँ, क्यों, कि कहीं पे कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए, ठीक है ना। इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, आपको लॉन्गेस्ट चेन ध्यान से देखना। डाइथाइल ईथर का नाम इथॉक्सी इथेन है, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर का नाम मिथॉक्सी प्रोपेन है। कॉमन नेम में आप दोनों एल्काइल ग्रुप्स लिखेंगे, और IUPAC नेम में आप लॉन्गेस्ट चेन और उसके ऊपर एल्कॉक्सी ग्रुप लगाया हुआ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में लॉन्गेस्ट चेन और उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप क्या माना जाएगा, एल्कॉक्सी फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा बच्चों। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर। कोई सवाल, कोई डाउट है क्या तो पूछ लेना। एक सेकेंड, सॉरी। अगर आप देखो क्लासिफिकेशन, ईथर्स की क्लासिफिकेशन बहुत आसान, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। इसको अभी अच्छे से समझ लेना, तो अगले चैप्टर में कीटोन्स की क्लासिफिकेशन भी इक्वली अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगी। कैसे, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स जहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। कैसे हैं सिंपल ईथर्स या सिमेट्रिकल ईथर्स में बच्चा लोग, जहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं। मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर किसको कहेंगे, जिसमें आर ग्रुप दोनों अलग अलग होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्काइल हो और दूसरा एराइल हो जाए। क्या हो सकता है, एक एल्काइल और दूसरा एराइल भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाए, मैंने जानबूझ के उनका नाम नहीं लिखा है, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आप इनका नाम लिखकर प्रैक्टिस कर सको। मैंने एनिसोल का नाम आपको लिख के दे दिया है, उसके अलावा मैंने बाकी नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है, ताकि आप इनको खुद से प्रैक्टिस करके इनका नाम लिख के समझ सको, ठीक है। नाम नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, ओके। मैंने ऊपर नाम लिखने की टेक्निक सिखा दी है, उसी को यहाँ पे अप्लाई भी कर लेना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। एमओपीज ऑफ ईथर, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एमओपीज हैं आपके, बहुत सिंपल और बहुत आसान एमओपीज है, ठीक है। एक है पहला कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन प्रोसेस, और दूसरा है आपका एक कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन, दूसरा कौन सा है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, रोना रिएक्शन, जो ऑलरेडी HDA में डिटेल में सिखा चुका हूं, है ना। कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन में क्या होता है जरा ये भी देख लेना, अच्छे से समझ लेना। कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन में क्या करना था, आपको 2 मोल अल्कोहल लेना है। क्या लेना है, 2 मोल अल्कोहल लेना है और उसको साथ में H2SO4 के साथ में रिएक्ट कर देना है। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट अगेन मैं आपको MCQ के हिसाब से क्लियर कर दूं, ठीक है। थियोरेटिकली तो इतना नहीं, बट MCQ में क्लियर कर देता हूँ, ये पॉइंट के ऊपर फोकस करना। अब बोलोगे इसके पहले सर आपने बताया कि अल्कोहल में जब H2SO4 डालते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ आप बोल रहे हो अल्कोहल में जब आप H2SO4 डाल रहे हो तो ईथर बन रहा है, तो कैसे डिसाइड करने का वो मैंने आपको बॉक्स में लिख के दिया है। कैसे डिसाइड करेंगे, जब हायर टेम्परेचर दिया होगा तो आप एल्कीन बनाएंगे। कितना हायर टेम्परेचर, 443 या उससे ज़्यादा, बराबर। जब लोअर टेम्परेचर दिया होगा यानी 413 या उससे कम टेम्परेचर दिया होगा तो आप क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। और ये बकवास सवाल प्लीज़ मत लेके आना कि सर 430 दिया होगा तो क्या। पेपर बनाने वाला पागल नहीं है, वो या तो 443 के ऊपर देगा या 413 के नीचे देगा। समझ में आ रहा है क्या, ये सवाल मत लाना कि 413 और 440 के बीच में क्या होता है, ये मुझे भी नहीं पता, किसी को, रजनीकांत को भी नहीं पता कि 440 और 413 के बीच में क्या होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या, क्या बोल रहा हूँ गधे बच्चों। एल्कीन कब बनाएंगे बोलो, हायर टेम्परेचर पे बनाएंगे। और ईथर कब बनाएंगे आप, जब अल्कोहल एक्सेस में होगा, ज़्यादा होंगे अल्कोहल के मॉलिक्यूल, तब आप ईथर बनाएंगे। और टेम्परेचर भी साथ में क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। दोनों का मैकेनिज्म भी अलग है। जैसे आपका इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन कैसा है बच्चों, कैसा है, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन है डिहाइड्रेशन में, और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है ईथर कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन में। सारे पॉइंट्स कवर हुए क्या आपके, क्या क्या फंडे मैंने समझाया। और एक और लास्ट चीज़ था कि भाई कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन को कंटिन्यूस क्यों कहते हैं, क्योंकि H2SO4 जो है वो रीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंड स्टेप में रीजेनरेट होता है, जैसे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। तो वो दोबारा फिर वो कंटिन्यूसली उस प्रोसेस को करते रहता है। एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, येस और नो। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें तो बहुत ही सिंपल है। सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए ये बेस्ट है कि अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए। जो आपका अल्कोहल वाला था ना कंटिन्यूस, ये सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए बढ़िया था। किसके लिए था ये भी लिख लेना चाहिए। तो
किस क्या बनाने के लिए अच्छा था ये? सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए ये अच्छा है, ठीक है। और तुम्हारा जो विलियमसन है वो क्या बनाने के लिए अच्छा है बच्चों? वो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए अच्छा है, ठीक है। विलियमसन का मैंने आप लोगों को नाम लिख के दिया हुआ है, रोना रिएक्शन मैंने नाम रखा है इसका, RONA बनता है। क्या बनता है कि नहीं? क्या बनता है इसमें? देखो RONA, देखो C2H5ONA, RONA बना ना, तो रोना रिएक्शन। शुरू आप करते हो अल्कोहल से, फिर आप उसका RONA बनाते हो, फिर उसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ये। यहां पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। क्या? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर किया जाएगा। तो क्या आप तुरंत अपना बेसिक नॉलेज लगा के मुझे ये बता सकते हो कि इसका मैकेनिज्म SN1 है या SN2 है? मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। अगर यहाँ पर सबस्ट्रेट प्राइमरी है तो मैकेनिज्म कौन सा है? SN। अगर मेरा सबस्ट्रेट प्राइमरी है तो मैकेनिज्म कौन सा है? SN1 या SN2? मैंने क्या याद दिलाया था, कैसे ट्रिक याद कराई थी? इसका मैकेनिज्म होगा SN2, क्योंकि प्राइमरी सबस्ट्रेट के लिए SN2 है। बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या? एकदम सही, अप्लाई कर लो फटाफट, है ना। प्रेफर्ड मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर यानी कि मिक्स्ड ईथर, खत्म। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिएक्शंस ऑफ ईथर। 3 रिएक्शन है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। पहला है हाइड्रोलिसिस। पहला क्या है? ईथर का क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। आपने ईथर बनाया कैसे था? आपने 2 मोल अल्कोहल लेके पानी निकाल के अल्कोहल ये बनाया था ईथर। तो अब उल्टा कर दो ना, ईथर लो पानी डालो तो क्या बन जाएगा? 2 मोल अल्कोहल बन जाएगा। कॉमन सेंस यूज करो जरा, है कि नहीं? अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम क्या करो, ग्लास लेके गए उसमें पानी डाल दिया और बोले ओ ये लो दारू बन गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। इट हैज़ टू हैपन इन द एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना, है कि नहीं? नहीं तो बेवड़े लोगों के तो मजे नहीं हो गए, कहीं से डाईइथाइल ईथर उठा के ले आए, गैशियस फॉर्म में होता वैसे तो वो, बट ठीक है, समझो वो ले आए, प्रेशराइज करके लिक्विफाई कर लिया, क्या किया? पानी डाला, बन गई शराब, जोरदार मजे। नहीं, वो सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में कंट्रोल्ड कंडीशन में इस रिएक्शन को किया जाता है, एवं ही नहीं हो जाता। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? यस, बहुत बढ़िया। सेम वे आप कोई भी ईथर ले सकते हो जिसको आप HOH करोगे तो स्प्लिट होके 2 अलग अलग टाइप के अल्कोहल मिलने वाले हैं, उसका कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा वाला बड़ा मज़ेदार है, दूसरा वाला है हॉट HI। क्या है? हॉट HI। मैंने आपको इजी तरीका बताया था इसको याद रखने का, याद होगा तो, हॉट हाई और कोल्ड हाई, है ना। कोल्ड HI, हॉट HI, ऐसा याद रखने बोला था। कोई तुमको खुशी खुशी बहुत, तुम्हारी क्रश क्लास में आई, तुम बड़े खुश हो गए, है ना, तो तुम बहुत एनर्जेटिक हाई बोलोगे उसको, है ना। और तुम किसी दोस्त से गुस्सा हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, गुस्सा हो, तुम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, वो रूम में आए, तो तुम क्या उसको ऐसा, मतलब ऐसे वाला हाई करोगे ना, एकदम कोल्ड वाला। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, कोल्ड हाई और हॉट हाई। ठीक है, इजी तरीका रिमेंबर करने का। समझ में आ रहा है क्या? यस। हॉट HI में क्या हो रहा है? दोनों में आयोडाइड जा रहे हैं। हॉट HI में क्या हो रहा है? दोनों में, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप है ना आपके पास ईथर में, दोनों के आपको करस्पॉन्डिंग आयोडाइड ही मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? दोनों के करस्पॉन्डिंग आयोडाइड। बट प्लीज रिमेंबर, इट डज नॉट हैपन इन अ सिंगल स्टेप, इट एक्चुअली हैपेंस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। इसके ऊपर एक बार उसने ट्रिक कर दिया, ट्रिक सवाल पूछ लिया था। ठीक है, ट्रिक कर दिया था उसने कि भाई आपको हॉट HI के साथ क्या मिलता है स्टेप नंबर 1 में। तो स्टेप नंबर 1 में तो एक अल्कोहल और दूसरा आयोडाइड मिलता है, बट बिकॉज ये हॉट है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है और ज़्यादा रिएक्शन करेगा, तो सेकंड स्टेप में वो आपको दूसरा आयोडाइड बना के देगा। बात भेजे में गई कि नहीं? ठीक है, तो अल्टीमेटली तुमको 2 आयोडाइड तो मिलेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं, कोई 2 राय नहीं है। पर अगर उसने स्टेप में तुमको घुमाने की कोशिश की तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड अच्छे से कर लेना। कोल्ड HI का क्वेश्चन सबसे अजीब है और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल्ड HI में एक अल्कोहल और एक आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? एक अल्कोहल और एक आयोडाइड। तो यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ आता है बच्चों? आपको कंफ्यूजन आएगा कि अगर इसको ऐसा है तो मैं इसको तोड़ के इसको I दूँ और इसको H दूँ, या फिर इसको I दूँ और इसको H दूँ। ये सवाल आएगा, मेजर माइनर, या कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट प्रोडक्ट है वो आपको जज करने आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है मैंने? मिक्स्ड ईथर के पास साथ अगर आप कोल्ड HI डालते हो, क्या डालते हो मिक्स्ड ईथर के साथ में? अगर आप कोल्ड HI डालते हो तो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड बनाएगा, एक्सेप्ट व्हेन इट इज टर्शियरी। क्या बोल रहा मैंने? क्या बोला? समझो, छोटा वाला एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या बनाएगा? एल्काइल हैलाइड बनाएगा, एक्सेप्ट व्हेन इट इज टर्शियरी। अगर वो टर्शियरी है, भले वो छोटा भी और टर्शियरी, तो वो एल्काइल हैलाइड नहीं बनाएगा, वो अल्कोहल बना देगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है,
जैसे अगर आप यहाँ देखो, आपको बात समझ में आएगी। अगर ये टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी है ना, तो और ये वाला ऐसा है, तो इसमें छोटा कौन है? आप बोलोगे सर छोटा तो मीथाइल है, छोटा वाला मीथाइल है ना, सही है। तो छोटा वाला अल्काइल हैलाइड बनाना चाहिए था, लेकिन सामने क्या है देखो, टर्शरी ग्रुप है। तो टर्शरी ग्रुप क्या प्रेफर करेगा? अल्कोहल बनाना प्रेफर, सॉरी आयोडाइड बनाना प्रेफर कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो ये छोटा वाला नॉर्मली अल्काइल हैलाइड बना देता, बट बिकॉज सामने दूसरा टर्शरी मिल गया तो इसको छोटे वाले को क्या बनाना पड़ा? अल्कोहल बनाना पड़ गया। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन सेम भी अगर तुम यहाँ देखो, ये छोटा वाला ग्रुप है, उसने चुपचाप क्या बना दिया था? अल्काइल हैलाइड, तो दूसरे वाले को झक मार के अल्कोहल बनाना पड़ा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन है ही नहीं, बात खत्म। तो यहाँ पर तुम्हारे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पूरा 0 से हीरो वाला रिवीजन हो गया, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस पे चले। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को मेजॉरिटी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, आपके मार्वल की जो बुक है उसके जो सीईटी के क्वेश्चंस है उसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है इस चैप्टर में जो आपको इस रिवीजन से नहीं मिलेंगे, तो वो आपको क्वेश्चन को करना है, उसके आंसर्स को सॉल्व करना है और सीधे सीधे याद रखना है। कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जैसे कि वुड स्पिरिट, करेक्टेड, डीनेचर्ड स्पिरिट, ये सब नाम है थोड़े से फैक्चुअल। 2-4 ऐसे चीज़ें एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बट 95% चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी। एक एक करके सवाल